हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो बेटा, हमारी जो सीरीज चल रही है मिशन 3000, उसके अंदर मैथ्स के सेक्शन में हम आज आपके सामने मैट्रिसेस नाम का जो चैप्टर है उसके रीज़न और असर्शन टाइप क्वेश्चन आपके सामने लेकर हाजिर हैं। मेक श्योर हो कि आपने चैप्टर पहले अच्छे से पढ़ा हो, तभी ये सारे क्वेश्चंस लगाएं। दूसरी बात बेटा, जो रीज़न और असर्शन टाइप के क्वेश्चन होते हैं ये एग्ज़ाम में 110% आपसे पूछे जाएंगे, लेकिन किस चैप्टर से पूछे जाएंगे ये आपको श्योर नहीं है। तो बेहतर ये है कि मैंने जो सीरीज़ कराई है मिशन 3000, इसके अंदर जो मुख्तलिफ प्लेलिस्ट है, जो डिफरेंट प्लेलिस्ट है मैथ के हर चैप्टर की, उसके अंदर आपको एक ना एक वीडियो रीज़न और असर्शन टाइप क्वेश्चन की मिल जाएगी। उसको लगा लो, उतने में आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी, लेकिन कंडीशन ये है कि पहले आप चैप्टर अच्छे से पढ़े हुए होने चाहिए। ठीक है, चलो देखते हैं। डायरेक्शंस दिया है कि क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 4 तक सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन क्या है? बोथ असर्शन एंड रीज़न आर करेक्ट। कह रहा है दोनों ही असर्शन और रीज़न करेक्ट है, बट रीज़न इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। लेकिन रीज़न जो है वो करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को। ऑप्शन नंबर बी क्या है? बोथ असर्शन एंड रीज़न आर करेक्ट। दोनों ही असर्शन और रीज़न करेक्ट हैं, बट रीज़न इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। लेकिन रीज़न जो है वो असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। सी ऑप्शन क्या है? असर्शन इज़ करेक्ट बट रीज़न इज़ इनकरेक्ट। असर्शन करेक्ट है लेकिन रीज़न इनकरेक्ट है। डी क्या है? असर्शन इज़ इनकरेक्ट बट रीज़न इज़ करेक्ट। असर्शन इनकरेक्ट है लेकिन रीज़न करेक्ट है। पहला क्या है? पहला क्वेश्चन, असर्शन आपको दिया है ए मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स दिया है। कह रहा है इफ़ टू ए इज़ इक्वल टू बी। कह रहा है अगर ट्वाइस ऑफ ए बी के बराबर है तो क्या m की वैल्यू 7 और n की वैल्यू 3 आएगी। तो इसको तो सॉल्व ही करना पड़ेगा, बगैर सॉल्व किए तो बता नहीं पाएंगे। ठीक है, तो देखो आपको क्वेश्चन में क्या दिया है, चलिए देख कर लेते हैं। क्वेश्चन में दिया है 2a इज इक्वल टू बी। ठीक है, तो 2 इंटू में a कितना दिया है, a को तो देखना पड़ेगा। 2375 लिख लो, 2375 2375 इज इक्वल टू बी कितना दिया है बेटा, बी को देखना पड़ेगा। m माइनस एन 6, m माइनस एन 6, 14 m प्लस n, 14 m प्लस n। चलो सॉल्व कर लेंगे, आसानी है। देखो 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, 2 3 ज़ा 6, 2 7 ज़ा 14, 2 5 ज़ा 10 इज इक्वल टू ये हो जाएगा m माइनस एन 6, 14 m प्लस n। तो यहाँ से देखो m माइनस एन की वैल्यू 4 आ गई, इधर लिख लो m माइनस एन इज इक्वल टू 4 हो गया, और m प्लस एन की वैल्यू 10 आ गई। कंपेयर करेंगे तो m प्लस एन की वैल्यू 10 आ गई। सॉल्व कर लो, माइनस एन प्लस एन ख़त्म, m प्लस m मिल करके हो जाएगा 2m, 4 प्लस 10 14 हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2 7 ज़ा। तो m की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 7 आ गई। समझ रहे हो? अब जो m की वैल्यू 7 आई है उसको उठा करके पहली इक्वेशन में पुट कर दो m की जगह पे। तो 7 माइनस 4 इज सॉरी माफ़ करिएगा, m की जगह 7 पुट करना है। 7 माइनस एन इज इक्वल टू 4, 4 को इधर लाएंगे, माइनस एन को इधर भेजेंगे, तो 7 माइनस 4 इज इक्वल टू n हो गया। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 7 माइनस 4 करेंगे तो आ जाएगा 3। समझ रहे हो बेटा अच्छे से? ओके, यानी m की वैल्यू 7, n की वैल्यू 3। देख लेते हैं क्या दिया था, यही दिया है, m की वैल्यू 7, n की वैल्यू 3। ठीक है, रीज़न क्या दिया है, 2 इक्वल मैट्रिक्स हैव द सेम ऑर्डर एंड देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर ऑल्सो इक्वल। कह रहा है अगर कोई दो मैट्रिक्स है जिनके सेम ऑर्डर हैं और वो इक्वल हैं आपस में, तो उनके एलिमेंट्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। जाहिर सी बात है इक्वल होंगे बेटा। ठीक है, अगर जैसे मान लो मैट्रिक्स ए कहीं पर मैट्रिक्स बी के बराबर दिया हुआ है, ठीक है, और दोनों के अगर ऑर्डर इक्वल हैं तो इनके एलिमेंट्स भी तो इक्वल होंगे ना, तभी तो बीच में इक्वल टू का साइन लगा है। ठीक है, अच्छा अब क्या इन दोनों में कोई रिलेशन है, कोई रिलेशन दिख पा रहा है आपको? बिल्कुल दिख पा रहा है। आपने ये जो चीज़ सॉल्व की है ना, 2a इज इक्वल टू बी, देखो
जब हमने 2 को ए के हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई करा दिया तो इन दोनों के भी तो देखो ऑर्डर सेम हो गए, ऑर्डर बराबर है ना। ये वाला मैट्रिक्स भी आपका 2x2 का है और ये वाला मैट्रिक्स भी आपका 2x2 का है। समझ पे आ रहा है? अरे बाप रे, ये मैंने छोटा बनाया था क्या, इसको बड़ा बना लो। ठीक है, और इन दोनों के एलिमेंट भी आपस में इक्वल है, तभी तो बीच में इक्वल टू का साइन लगा है। यानी जो रीज़न दिया है वो कहीं ना कहीं असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है और रीज़न का इस्तेमाल करके ही हम असर्शन को क्या किया है, सॉल्व किया है। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, बोथ असर्शन एंड रीज़न आर करेक्ट बट एक मिनट, बट लिखा है, एंड होगा यहाँ पे। एंड रीज़न इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, और रीज़न जो है वो असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन कर पा रहा है। क्लियर है अच्छे से? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या हो जाएगा इन दोनों का आंसर? ऑप्शन नंबर ए, ऐसे लिख लो चाहो तो। ठीक है ना बेटा? ओके चलो देखो क्या लिखा है। असर्शन दिया है 1 2 3। अब देखो इज अ रो मैट्रिक्स। अब देखो रो और कॉलम में फ़र्क तो आप जानते हो ना, रो और कॉलम में फ़र्क तो जानते हो ना, नहीं जानते हो तो देख लो। ये जो वर्टिकल होता है इसको क्या कहते हैं? इसको कॉलम कहते हैं, और जो हॉरिजॉन्टल होता है ऐसे, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं रो। तो ये कह रहा है क्या ये रो मैट्रिक्स है? तो बिल्कुल नहीं बेटा, ये आपका एक कॉलम मैट्रिक्स है। ठीक है, और ये क्या है आपका? ये आपका एक रो मैट्रिक्स है, और यहाँ पे क्या दिया है? कॉलम मैट्रिक्स, यानी अपोजिट दिया है। यानी आपका असर्शन क्या है? इनकरेक्ट है। समझ रहे हो कि ना? 1 2 3 ये देखो वर्टिकल है ना, तो ये आपका कॉलम मैट्रिक्स है। कॉलम मैट्रिक्स में एक सिंगल कॉलम होता है, और ये 1 2 3 अगर ऐसे दिया है तो ये एक सिंगल रो है ना, तो इसको कहेंगे रो मैट्रिक्स। ठीक है, यानी असर्शन में आपका अपोजिट दिया है, रॉन्ग है असर्शन। रीज़न क्या है? मैट्रिक्स हैविंग ओनली 1 रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। कह रहा है अगर एक रो है मैट्रिक्स में तो उसको रो मैट्रिक्स कहेंगे, बिल्कुल सही। और अगर एक कॉलम है मैट्रिक्स में तो उसको कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे, ये भी बिल्कुल सही है। यानी रीज़न तो यहाँ पे आपका करेक्ट है, लेकिन असर्शन क्या है? इनकरेक्ट है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन में मौजूद है? देख लो कौन सा ऑप्शन में मौजूद है। असर्शन आपका इनकरेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी। असर्शन इनकरेक्ट है लेकिन रीज़न क्या है? करेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी हो गया इसका। क्लियर है? अब देखो थर्ड वाला, देखो क्या कह रहा है। इफ़ 1 2 3 4 अच्छा एक मैट्रिक्स दी है और एक्स भी एक मैट्रिक्स होगी, तो इसका आ रहा है 2 1। देन द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स एक्स इज़ 1:2। तो कह रहा है अगर ये दोनों पॉसिबल है, अब जाहिर सी बात है लिखा है तो पॉसिबल होगा तभी लिखा है। तो कह रहा है एक्स का ऑर्डर क्या होना चाहिए? क्या 1x2 होगा? तो इसको तो निकाल लेंगे। इसका तरीका होता है, अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो आपको पता होगा। देखो 1 2 3 4 है यहाँ पे। अच्छा यहाँ पे एक्स ही लिख लो, क्या मतलब है? एक्स लिखा आपने, ये हो गया आपका 2 1। ऑर्डर लिखना है, ये आपका है 2x2 ऑर्डर का, ये है आपका 2x1 ऑर्डर का, यानी 2 रो हैं और एक कॉलम है। तो बेटा एक्स का क्या ऑर्डर होना चाहिए अगर ये इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल कराना है? तो देखो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल तभी होता है जब पहले वाली का कॉलम दूसरे वाले की रो के बराबर हो जाए। फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम यहाँ पे क्या है? 2 है, तो जो एक्स का रो है ना वो भी 2 हो जाएगा। और मल्टीप्लिकेशन हुआ है तभी तो ये 2x1 ऑर्डर का यहाँ पे मैट्रिक्स हमको मिला है रिजल्ट में। ये कब होता है? तो ये वाला 2 यहाँ पर आ जाता है, और जो x का यानी जो अननोन मैट्रिक्स है आपके पास, इसका जो कॉलम होगा वो कहाँ पे आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा। यानी इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? 2x1 हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया है? कह रहा है जो एक्स मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो 1x2 दिया है। ठीक है, 1x2 नहीं होगा, 2x1 होगा, यानी इसमें 2 रो होंगी और एक कॉलम होगी। ठीक है, तो असर्शन तो यहाँ पे आपका इनकरेक्ट हो गया। समझ रहे हो कि नहीं? अच्छा, रीज़न क्या दिया है? द प्रोडक्ट ए बी ऑफ 2 मैट्रिसेस ए एंड बी इज़ पॉसिबल। अब देखो जो चीज़ मैंने समझाई ना अभी वर्ड में,
वही पूरा स्टेटमेंट में लिखा है, अच्छे से पढ़ो। लिखा है अगर दो मैट्रिसेस ए और बी का प्रोडक्ट तभी पॉसिबल है अगर नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए, यानी फर्स्ट मैट्रिक्स का जो नंबर ऑफ कॉलम है वो इक्वल हो जाए सेकेंड मैट्रिक्स यानी बी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के बराबर। ठीक है, ये चीज़ मैंने अभी बताया। ठीक है ना, कि पॉसिबल कब होता है, मान लो ये ए है ये बी है, जो क्वेश्चन में दिया है उसके हिसाब से, रीज़न में जो दिया है, तो जो ए का जो नंबर ऑफ कॉलम होगा वो बी के नंबर ऑफ रोज के बराबर होना चाहिए। यहाँ मल्टीप्लिकेशन हुआ था, इस वजह से मैंने यहाँ पे 2 रखा है। सेकेंड स्टेप पढ़ते हैं, या सेकेंड पैरा, सेकेंड स्टेटमेंट लिखा है ऑल्सो द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, ऑल्सो द ऑर्डर ऑफ द प्रोडक्ट मैट्रिक्स ए बी। कह रहा है जो प्रोडक्ट मैट्रिक्स ए बी है, ठीक है, उसका ऑर्डर कैसे निकलेगा। तो लिखा है इज द नंबर ऑफ रोज इन ए इनटू में नंबर ऑफ कॉलम्स इन बी। ये भी सही बात है। कह रहा है जो ये है आपका, अच्छा नहीं समझ में आ रहा तो देख लो, मैं अलग से बता देता हूँ। ठीक है, मान लो ये ए मैट्रिक्स है, ये बी मैट्रिक्स है, प्रोडक्ट करके आपको ए बी मिला है। इसका मान लो ऑर्डर है एक्स क्रॉस वाई। ठीक है, तो मल्टीप्लाई होने के लिए इसका जो ए का जो नंबर ऑफ कॉलम है वो बी के नंबर ऑफ रोज के बराबर होना चाहिए, यानी एक्स यहाँ पे वाई होना चाहिए। ठीक है, और जो ए बी का जो ऑर्डर होगा वो कैसा होगा, वो एक्स यहाँ पर जाएगा, यानी फर्स्ट वाले का नंबर ऑफ रोज, और इसका सेकंड वाले का नंबर ऑफ कॉलम यहाँ पे जो होगा वो यहाँ पे जाएगा, चाहे जो भी हो। समझ रहे हो, ये चीज़ कह रहा है क्वेश्चन में। ठीक है ना, तो आपका यहाँ पे असर्शन तो रॉन्ग है, लेकिन रीज़न क्या है, करेक्ट है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। देख लो सी ऑप्शन लिखा है असर्शन इज करेक्ट बट रीज़न इज इनकरेक्ट, नहीं डी होगा। असर्शन आपका इनकरेक्ट है लेकिन रीज़न क्या है यहाँ पे, करेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। असर्शन इनकरेक्ट था, पहले ही बता दिया, 2 क्रॉस 1 आ रहा था। रीज़न क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। क्लियर है अच्छे से। चलो देखिए क्या लिखा है। लिखा है इफ़ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 देन ए बी इज इक्वल टू बी ए इज़ नॉट ऑलवेज ट्रू। ये सही बात है। कह रहा है ए और बी अगर स्क्वायर मैट्रिक्स हैं ऑर्डर 2 के, यानी ए में भी 2 रो और 2 कॉलम होगी, बी में भी 2 रो और 2 कॉलम होगी, तो ऐसा हमेशा ज़रूरी नहीं है कि ए बी इज इक्वल टू बी ए हो जाए। तो ये सही बात है। ए बी इज इक्वल टू बी ए का मतलब है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ट्रू नहीं होती है। बाय चांस शायद आपको ऐसा कहीं, मतलब आपने कुछ ऐसी मैट्रिक्स सेट करी कि मल्टीप्लाई करने पे ए बी और बी ए आ गया, तो वो एक अलग बात है। लेकिन ज़्यादातर केस में आपको क्या मिलेगा कि ए बी जो है वो बी ए के बराबर नहीं रहेगा। किसके अंदर, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में। लिख लो, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में, ध्यान रहे मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, यानी ए और बी मैट्रिक्स होना चाहिए। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में जो आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, ये आपकी ट्रू नहीं होती है, ट्रू नहीं होती है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब यही है कि ए बी का प्रोडक्ट नहीं बराबर होगा बी ए के। एक का चांस में हो जाए तो अलग बात है, लेकिन ज़्यादातर केस में नहीं होगी। लेकिन जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, जो क्वेश्चन में लिखा है, जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, ये ट्रू होती है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होता है देख लो। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, ट्रू होती है, ट्रू होती है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में 3 मैट्रिक्स आ जाएंगी, यानी ए डॉट बी क्रॉस सी, ये बराबर हो जाएगा ए क्रॉस बी इंटू में सी। ठीक है, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ट्रू होती है, रीज़न आपका करेक्ट है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव, बिल्कुल एसोसिएटिव है। फर्स्ट वाला भी क्या है आपका, ट्रू है। ठीक है, लिखा है इफ़ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 देन ए बी इज इक्वल टू बी इज नॉट ऑलवेज ट्रू।
समझ रहे हो अच्छे से? ओके, तो इसका ये ऑप्शन कौन सा हो जाएगा पहले ये बताओ। ऑप्शन तो मैंने देखा ही नहीं वही मैं देख रहा था। कौन सा हो जाएगा? देखो असर्शन भी यहाँ पे आपका करेक्ट है कि नॉट ऑलवेज ट्रू। अगर इज़ ऑलवेज ट्रू लिख देता तो ये रॉन्ग हो जाता। रीज़न आपका करेक्ट है, असर्शन भी करेक्ट है, ठीक है। लेकिन जो है समझो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। लेकिन रीज़न जो है वो असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, क्योंकि रीज़न में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की बात की गई है और असर्शन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की बात की गई है, ठीक है। तो इसका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। देखो असर्शन और रीज़न टाइप क्वेश्चन करने के लिए आपको पहले तो पूरा समझ लीजिए चैप्टर का निचोड़ पता होना चाहिए। उसके बाद उसको वहाँ पे भी एकदम आखिरी में ढील नहीं छोड़नी है, आखिरी में करेक्ट ऑप्शन भी तय करना है इन चारों में से जो मैंने अभी आपको दिखाया, ठीक है ना? समझ में आया अच्छे से? स्टूडेंट अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इस वीडियो को उन बच्चों तक ज़रूर पहुँचाएँ जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू।